नमस्कार। वेलनेस चौपाल में मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह आज के सेशन की शुरुआत भी हम एक प्रार्थना के साथ करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए आपके अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। तो याद आया ये किस कवि के पंक्तियां हैं। इतना जोश जिस कवि में है वो और कोई नहीं, वो अटल बिहारी है। भारत की भूमि को यूं तो प्रकृति माँ ने कई उपहार दिए हैं, लेकिन एक उपहार जो इन सब पे भारी है वो और कोई नहीं, वो अटल बिहारी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को उनकी जयंती हमने सेलिब्रेट की है। तो अटल बिहारी जी को मैं जहाँ तक जानती हूँ, सबसे पहले जब मैंने अटल बिहारी जी को जाना या उनके बारे में मुझे इंटरेस्ट आया, वो आया उनकी कविताओं से। जी हाँ, मुझे नहीं पता था तब वो एक पॉलिटिशियन है या वो पॉलिटिक्स में है, व्हॉटएवर। लेकिन मुझे जो अटल बिहारी वाजपेयी में इंटरेस्ट और उत्सुकता जागृत हुई, वो उनकी कविताओं को पढ़कर हुई। क्योंकि उनकी कविताओं में एक अलग तरह का जोश होता था, जो कि अंदर से मतलब आपको एनर्जी देता था, पॉजिटिविटी देता था। मैं कभी भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं रही हूँ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं श्रद्धा से, दिल से नमन करती हूँ। और उसका सबसे पहला रीज़न जो है, वो है उनकी कविताएँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव हुआ करती थी। दूसरा, उनकी कविताओं के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि जो वो बोलते थे वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे। इसीलिए उनकी जो कविताएं थी वो इतनी इफेक्टिव नजर आती थी। तो ये तो हुआ एक कवि के बारे में बात। आप देखिए कि अटल बिहारी जो हैं, उनकी कविताओं में हमेशा रियलिटी होती थी और एक समाज को आगे बढ़ाने का एक जज्बा होता था। अंदर से जो आदमी मायूस हो, वो भी उनकी कविताओं को सुनकर जो है, वो काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करने लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो कि एक अध्यापक थे, और उनकी माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। और उनका जो शिक्षा दीक्षा थी, बीए उन्होंने वहाँ पे ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज से किया, जो आजकल लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और एमए उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से किया। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने अपना एमए किया। वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहले वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और 1996 में वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वो हिंदी के एक बहुत ही बेहतरीन कवि थे, पत्रकार थे और एक प्रखर वक्ता थे। अटल बिहारी जी की जो वो कविताओं के बारे में अगर हम बात करें, तो जो वो लिखते थे, वही बोलते थे
क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। तो जो वो लिखते थे वही बोलते थे और वही अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका मन, कर्म और वचन तीनों एक लय में चलते हैं और अटल बिहारी जी तो थे, वो ऐसे ही एक शख्सियत थे। वो हमेशा सीधी बात करते थे, बिना किसी लाग लपेट के बात करते थे और उन्हें 2 बातों पे हमेशा गर्व हुआ करता था। एक अपने हिंदुस्तानी होने पे और दूसरा अपने हिंदू होने पे। उन्हें बहुत गर्व था कि मैं एक भारतीय हूँ और एक हिंदू हूँ। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और सिर्फ 13 दिनों में ही अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र देने के बाद संसद में जो उन्होंने कहा, वो कुछ इस तरह से है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और ये आरोप मेरे हृदय पर घाव कर गया है। आरोप ये है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। मैं 40 साल इस सदन में रहा, लेकिन कभी सत्ता के मोह में गलत काम करने को तैयार नहीं हुआ। मैं पक्ष में भी रहा, विपक्ष में भी रहा, पर अनुचित गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है, तो मुझे ऐसी सत्ता को चिमटे से छूने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो हाजिर-जवाबी हैं, उनके बहुत से किस्से मशहूर हैं। तो कुछ किस्से मुझे वो एक बार एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करने का ये है कि वो हाज़िर-जवाब थे और उनके जवाब में एक बहुत ही वाक्पटुता नज़र आती थी। हास्य के साथ-साथ में बहुत ही वाक्पटुता उनकी जो वो जवाब देते थे उसमें नज़र आती थी और इमीडिएटली वो उसका आंसर करते थे। ये सबसे बड़ी बात थी। तो हम सुनते हैं कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी की हाज़िर-जवाबी के किस्से। तो सबसे पहला किस्सा है 16 मार्च 1999 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा शुरू हुई थी। अटल जी हमेशा से भारत और पाकिस्तान को एक करना चाहते थे और वो पाकिस्तान को कभी भी हिंदुस्तान से अलग नहीं देखते थे। तो वो खुद अमृतसर से लाहौर के लिए जो बस सेवा शुरू हुई थी, उसमें बैठकर लाहौर पहुँचे और गवर्नर हाउस में उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी। स्पीच के बाद एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार थी। उन्होंने अटल जी से कहा कि आप गँवारे हैं और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त ये है कि आपको मुझे मुँह दिखाई में कश्मीर देना होगा। कोई और व्यक्ति होता तो वो शायद इस बात को हँसकर टाल देता। लेकिन अटल बिहारी जी जो थे, वो बहुत ही हाज़िर-जवाब थे। उन्होंने कहा, मोहतरमा, आपने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है और शर्त ये है कि मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो अगर आप मानती हैं, तो हम शादी कर लेते हैं। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। बड़ी से बड़ी चीज़ों को किस तरह से हँसकर जवाब देना है, ये उस कला में माहिर थे। वो जब भी कई लोग उनसे कहते थे कि आप कंवारे हैं या कभी ये बात आती थी, तो वो डंके की चोट पे कहते थे कि मैं कंवारा नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ, पर मैं कंवारा नहीं हूँ। तो ये थी उनके कॉन्फिडेंस और उनकी हाज़िर-जवाबी। एक बार जब भारत में पाकिस्तानी आतंकवाद काफ़ी बोलबाला था पाकिस्तानी आतंकवाद का और पाकिस्तान का हस्तक्षेप इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तब एक पत्रकार ने ऐसे ही उनकी चुटकी ली। उन्होंने कहा, ऐसे थोड़े ही होता है भी अटल जी कि हमेशा गलती एक ही तरफ से हो। कुछ ना कुछ गलती तो आपकी तरफ से भी रही होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। तो इस पर अटल जी का जवाब था, जी हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन चुटकी तो एक हाथ से बजती है। तो पाकिस्तान जो है वो बस चुटकी बजा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बार बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। इस पर अटल जी ने जो जवाब दिया, वो दूसरे दिन सभी अखबारों की सुर्खियां बना था। उन्होंने कहा,
अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो ये थी अटल बिहारी जी की हाज़िर-जवाबी। एक बार इंदिरा गांधी जी जो थी, वो जनसंघ से बहुत नाराज़ थी और उन्होंने एक बार ऐसे ही रैंडम बयान दिया कि इस जनसंघ को तो मैं 5 मिनट में ठीक कर सकती हूँ। तो अटल जी ने इस पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि 5 मिनट में तो इंदिरा जी अपने बाल ठीक नहीं कर सकती, जनसंघ को क्या ठीक करेंगी? तो इस तरह से अपने अपोज़िशन में भी वो बड़े ही प्यार से और व्यंग से सबका दिल जीत लेते थे। ममता बनर्जी, जो कि अपने गुस्से के लिए मशहूर हैं, वो अटल सरकार में रेल मंत्री थीं और एक बार इसी तरह से किसी बात पे वो बहुत गुस्सा हो गई थी। तो अटल जी खुद उन्हें मनाने के लिए कोलकाता गए थे, बट वहाँ पे ममता बनर्जी उन्हें नहीं मिली। तो वो उनके घर गए और उनकी माताजी से मिले और उन्होंने उनकी माताजी से कहा, "माताजी, आपकी बेटी बहुत शरारती है और हमें बहुत तंग करती है।" तो उनकी माताजी को भी इस बात पे हँसी आ गई। जब ममता जी दौरे से वापस आई तो उनकी माताजी ने ये बात उन्हें हूबहू बताई और वो बिल्कुल मतलब इतनी सरलता से कहे गए वाक्यों से पिघल गईं और उनकी पूरी नाराज़गी जो थी संघ के साथ वो दूर हो गई। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार रामविलास पासवान ने कहा कि बीजेपी बड़ा राम-राम करती है। मेरे तो राम में भी नाम में भी राम है। नाम मेरा है रामविलास पासवान, तो मेरे तो नाम में भी राम है, तो क्या बीजेपी राम-राम करती है? अटल बिहारी जी ने इस पर चुटकी ली, रामविलास जी, हराम में भी राम होता है और सबकी बोलती उन्होंने 1 मिनट में बंद कर दी। एक बार सरदार खुशवंत सिंह ने एक कमेंट किया कि अटल जी जो हैं, वो आदमी अच्छे हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो एक बार रजत कपूर ने अपने इंटरव्यू के दौरान उनसे यही प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा, "देखिए रजत जी, अगर मैं अच्छा आदमी हूँ, तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ? और अगर पार्टी गलत है, तो मैं अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूँ क्योंकि मैं तो उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ।" तो इस तरह से वे अपनी हर बात का हँस के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब किसी को इस तरह से वो नाराज़ नहीं करते थे या कोई अपशब्द नहीं कहते थे या कोई भद्दा कमेंट नहीं करते थे, लेकिन हाज़िर-जवाबी के साथ इस तरह जवाब देते थे कि सामने वाला मुस्कुरा कर रह जाता था। तो ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे ही नहीं वो सभी के लोकप्रिय नेता थे। वो चाहे आपके देश के मतलब उनके खुद के पार्टी के नेता हो या विपक्षी पार्टी के, सभी के जो थे वो पसंदीदा नेताओं में से एक थे। अब अटल बिहारी जी की कुछ व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो अटल बिहारी जी जो थे, जैसे कि उनका जो कॉलेज लाइफ़ थी वो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसी दौरान राजकुमारी अक्सर जो थीं, उनके संपर्क में वो आए। वो एक बहुत ही जिंदा-दिल, चंचल, सुंदर और खुशमिजाज महिला थी और अटल जी उन्हें बहुत पसंद करते थे और राजकुमारी जी भी उन्हें पसंद करती थी। लेकिन उस वक़्त जो था प्रेम प्रस्ताव रखना इतना आसान नहीं था और ना ही इतनी आसानी से कोई बात कही जाती थी, जैसा कि आजकल हो जाता है। तो अटल जी ने अपना प्रेम प्रस्ताव एक किताब के अंदर रख के राजकुमारी जी को भिजवाया। राजकुमारी जी को वो मिला, उन्होंने उसका जवाब भी दिया, लेकिन उन्होंने उसका जवाब किसी और पुस्तक में रखकर लाइब्रेरी में रख दिया। उन्हें लगा कि अटल जी इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, तो इस बुक को भी वो कहीं न कहीं से ढूँढ ही लेंगे। लेकिन किस्मत की बात थी कि अटल जी कई सारी बुक्स पढ़ते थे, लेकिन वो बुक उन तक नहीं पहुँची और वो जवाब अटल जी को नहीं मिल पाया। किस्मत की बात कहें या कुछ भी, तो इन दोनों का मेल नहीं हो पाया और राजकुमारी जी की शादी जो थी, वो बृज नारायण कौल से हो गई। उसके बाद अटल जी जो थे, वो संघ से जुड़ गए। अटल जी जो थे, वो संघ के संस्थापक सदस्यों में भी रहे और काफ़ी लंबे टाइम तक वो संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर जब वो पॉलिटिक्स में आ गए और जब उनका दिल्ली आना हुआ, तो राजकुमारी जी भी दिल्ली ही रहती थी। उस वक़्त इनकी मुलाकात फिर से शुरू हुई
और जो कौल दंपत्ति था, उस वक़्त वो राजकुमारी कौल के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उनके पति का नाम बृजनारायण कौल था। ये कौल दंपत्ति फिर से अटल जी के संपर्क में आया और इन लोगों का एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना। राजकुमारी जी जो थी वो अटल बिहारी और अब राजकुमारी जी के बीच में एक बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप था, जिसको कि एक साधारण आदमी शायद ना समझ पाए। राजकुमारी जी इस बारे में एक बार एक बयान दिया था कि हम दोनों के रिश्ते जो हैं काफ़ी परिपक्व हैं और मुझे अपने पति यानी कि बृज नारायण कौल जी को कभी भी हमारे रिश्ते को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे थे उनके संबंध बीएन कौल जी से भी और राजकुमारी जी से भी। बाद में जब अटल जी दिल्ली शिफ्ट हुए, उनको सरकारी आवास मिला, तो बीएन कौल जी, राजकुमारी कौल जी और उनकी दोनों बेटियाँ जो थीं, वो उनके साथ उनके सरकारी निवास में शिफ्ट हो गए। अब इन सभी के एक बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। दुनिया चाहे उसे कोई भी नाम दे, बट वो अपने इन रिलेशन में बहुत खुश थे और एक परिवार की तरह रहते थे। पत्रकार करण थापर जो थे, वो एक बार वाजपेयी जी का इंटरव्यू लेना चाहते थे। तो बहुत मशक्कत के बाद भी उनको इंटरव्यू की डेट नहीं मिल रही थी। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने वापस प्रयास करने के लिए उनके घर पे कॉल किया और जो फ़ोन था वो राजकुमारी जी ने उठाया। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसे-ऐसे अटल जी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो राजकुमारी जी ने कहा कि इंटरव्यू होना तो चाहिए, मैं बात करती हूँ अटल जी से। और दूसरे ही दिन वो इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। तो इंटरव्यू के दौरान अटल जी ने करण थापर जी को कहा कि आपने तो सीधे हाई कमान से परमिशन ले ली, मैं कैसे मना कर सकता था। तो ये था राजकुमारी जी का स्थान अटल जी की लाइफ में। 2009 में 2009 में 86 साल की एज में राजकुमारी जी का निधन हो गया। लेकिन अटल जी जो थे कुछ निजी कारणों से उनके जो अंतिम संस्कार था, उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। वाजपेयी जी जो थे वो एक एक्सपर्ट फूडी भी थे और वो बहुत तन्मयता से खाना पसंद करते थे। चाइनीज़ उन्हें बहुत पसंद था। एक बार जब वे चाइना के दौरे पे जा रहे थे, तो उन्होंने चॉपस्टिक से खाने की काफ़ी प्रैक्टिस करके वो गए थे। और एक बार क्या हुआ कि पाकिस्तान के एक मुस्लिम ने उन्हें एक पठान सूट गिफ्ट किया। दूसरे दिन वो पठान सूट को पहनकर पार्टी में गए। तो एक बार उसी वक़्त एक दौरान पत्रकार ने एक चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अटल जी आप अपने आप को हिंदू कहते हैं और आपने तो पठानी सूट पहन रखा है। तो जो अटल जी थे उनकी हाज़िर-जवाबी देखिए। उन्होंने कहा कि मैं देश का गुलाम हूँ, देश का नहीं। तो ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। 16th अगस्त 2018 को एम्स में इस युग पुरुष ने अंतिम सांस ली। अटल जी के बारे में जितनी भी बातें कही जाएं, वो कम है। अटल जी एक ऐसे नेता थे जो कि बिल्कुल दिल से काम करते थे। उनके वो देश के उनके लिए देश सर्वोपरि था, पार्टी सर्वोपरि नहीं थी। और वो सदैव देश हित की बात करते थे। वो कभी पार्टी के हित की बात नहीं करते थे। और यही कारण है कि उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वे कभी भी इन छोटी-मोटी हार से घबराते नहीं थे। बीजेपी पार्टी का गठन उन्होंने केवल कुछ व्यक्तियों से शुरू किया था और वो पार्टी को इतना आगे ले गए। आज जो हम बीजेपी को एक स्टैंड पे देखते हैं, आज पूरी लीडिंग पार्टी है और 2 बार से वो लीड कर रही है, उसका नींव जो है, वो कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही रखी थी और वो सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तियों में से थे। अटल बिहारी जी जो थे, वो सबसे मेन जो थे वो मुझे वो पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपनी कविताओं के लिए पसंद थे। तो मैं एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे दिल को बहुत छूती है, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाधाएँ आती हैं आएँ, बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएँ,
निज हाथों से हँसते-हँसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और जी हाँ, अटल बिहारी जी ने हमेशा देश के हर व्यक्ति के साथ कदम मिलाकर वो चलते थे और इसी कदम मिलाकर चलने से वे अपनी पार्टी को और देश को एक बहुत ही नीचे पायदान से बहुत ऊंचे पायदान पर ले गए थे। तो ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक बहुत ही सरल, सहज और प्लेज़ेंट पर्सनैलिटी थे, जो हर किसी को पहली ही नज़र में पसंद आ जाते थे। ऐसे बहुत से नेता हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, लेकिन अटल जी जो थे, वो उन सब में सबसे अलग थे। तो ये तो हुई अटल जी की बात। अब थोड़ी बात करते हैं नए साल से रिलेटेड। तो देखिए, 2024 जा रहा है। हमारे वेलनेस चौपाल की शुरुआत हमने 2024 में कर दी है। हमारा जो मोटो है वेलनेस चौपाल को लेकर, वो यही है कि आप सबके स्वास्थ्य के सभी आयामों का, यानी कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का, सामाजिक स्वास्थ्य का और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का, इन चारों स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें। इसीलिए हम अपने वेलनेस चौपाल में मॉर्निंग में हेल्थ के योगा सेशंस रखते हैं, प्राणायाम सेशंस रखते हैं, जो कि आपके शारीरिक विकास पे काम करते हैं, जो कि आपके मानसिक विकास पे काम करते हैं। साथ ही इवनिंग में हम लोग जो सेशंस रखते हैं, वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। वो आपको अलग-अलग लोगों से कनेक्ट करते हैं, आपको अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं, बुक्स के बारे में बताते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं, माइथोलॉजी के बारे में बताते हैं, हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं। कई तरह से जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जाए, उसके बारे में बताते हैं। तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। स्वस्थ में मेरा मतलब हमेशा स्वास्थ्य के साथ चारों आयाम आ जाते हैं, फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो मेरी आपसे यही विनती है कि वेलनेस चौपाल को अपने सभी जितने भी आपके मिलने वाले हैं, एक बार उनको बोलिए कि हमसे जुड़ें और देखें कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से हम योगा सेशंस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम आप सभी के हेल्थ के सभी आयामों पे एम्फसिस कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरा हिंदुस्तान जो है वो स्वस्थ रहे, चारों आयामों के साथ। और यही हमारा मोटो है और इसी मोटो में स्पेशली हम सीनियर सिटीज़न्स को टारगेट करते हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से अगर वो स्वस्थ रहेंगे, वो ठीक रहेंगे, वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे चारों आयामों में, तो हमारी नई पीढ़ी जो है वो हमारी नई पीढ़ी को भी मोटिवेट करेंगे और हमारी नई पीढ़ी जो है पूरे जोश के साथ अपने काम को अंजाम दे पाएगी। तो इसीलिए वेलनेस चौपाल के इस मुहिम में जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, हम आप सभी का साथ चाहते हैं कि आप सभी हमसे जुड़ें और इस मुहिम को आगे ले जाएँ। क्योंकि 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 8 और इसी तरह से जो है वो पूरा एक समुदाय बनता है और हम इसी तरह के एक समुदाय को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में। तो अब बढ़ते हैं 2025 की तरफ।
2025 में हम सभी नए-नए प्रण लेते हैं, लेने भी चाहिए। लेकिन प्रण लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उस पर 1 वीक के लिए अडिग रहें या 1 महीने के लिए अडिग रहें। प्रण वही लेना चाहिए जिसे हम फुलफिल कर सकें थ्रू आउट आवर लाइफ। तो प्रण ऐसे करिए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। हम ऐसा प्रण ना करें कि हम 1 महीना एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हम ये प्रण कर सकते हैं कि हम डेली एक्सरसाइज करेंगे। भले ही वो एक्सरसाइज 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन हम विदाउट स्किप एक्सरसाइज को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और डेली एक्सरसाइज करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। आप हैबिट्स में खाने की हैबिट्स में ऐसी हैबिट्स ना लें कि मैं पूरी तरह से मतलब सात्विक खाना खाऊँगा या कभी बाहर का खाना नहीं खाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, हम छोटी-छोटी चीज़ें ले सकते हैं कि मैं जहाँ तक हो सके तला-भुना नहीं खाऊँगा, 3 व्हाइट से दूर रहूँगा, मैदा, शुगर और नमक इसको कम से कम कंज़्यूम करूँगा या सप्ताह में 1 बार व्रत करूँगा। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो पॉसिबल है, वो हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो और आप सभी अपना-अपना बहुत-बहुत, बहुत बहुत ख़्याल रखें। इसी के साथ मैं दीपा शर्मा आप सब से विदा लेती हूँ। नमस्कार, नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ।